नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना इंडियन पॉलिटी चल रहा है जिसमें मैं आपको पार्लियामेंट की सारी जो मेंबर्स है उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, शक्तियों के बारे में मैंने आपको ये लेक्चर शुरू करवा के पार्लियामेंट के बारे में हमने सारा जानना है। जो आज का जो हमारा लेक्चर है कि हमने जो संसद का विधायी प्रक्रिया कैसे होते हैं, कोई कानून कैसे बनता है संसद के अंदर, उसके बारे में ये टॉपिक रहेगा आज अपना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक बिल प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, फिर वो एक्ट कैसे बनता है, क्या क्या स्टेप रहते हैं उसके अंदर। तो ये सारा जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक आप थंबनेल देख रहे होंगे, ये आपका लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है। देखिए आप, ये ग्रीन कलर का कारपेट है और ये है रेड कलर का। ये दोनों डिफरेंट कलर के क्यों हैं? ग्रीन है तो ग्रीन कलर क्यों लिया गया लोकसभा में, रेड राज्यसभा में किस लिए लिया गया? आपने ये कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में अपना क्या रहेगा? संसद की विधायी प्रक्रिया कि संसद जो है विधान कैसे बनाती, कानून कैसे बनाती है, सरकारी विधेयक क्या होते हैं, गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, और धन विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। बता ही दिया मैंने क्या क्या टॉपिक रहेगा आज का अपना पढ़ने का। सबसे पहले संसद की विधायी प्रक्रिया कि कोई भी कानून कैसे बनता है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये हमने जानना है। कहते संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक और उनके पारित करने की प्रक्रिया के आधार पर विधेयक को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सुनो ध्यान से। प्रेजेंट कैसे करना है उसको, ठीक है जी, कहाँ प्रेजेंट करना है, वो किस हिसाब का है, किस उसके विधेयक को पारित कैसे होगा, इन आधारों के ऊपर इसको डिवाइडेड किया 2 पार्ट्स के अंदर। ध्यान से सुनो। साधारण विधेयक जिसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, साधारण बिल। ठीक है जी, कोई भी जो कानून है जब तक वो पास नहीं होता तब तक उसे बिल बोलते हैं। पास होने के बाद वो विधान बनता है, विधान बनता है, कानून बनता है, एक्ट बनता है, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान में रखना। यह वह प्रारूप है जो सदन में विधि निर्माण हेतु प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी विधेयक विधि का रूप तब धारण करता है जब उसे संसद के दोनों सदनों तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाए। संसद के दोनों सदनों में पास हो जाना चाहिए और एंड में राष्ट्रपति की सिग्नेचर। सदन के दोनों, लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में पास हो जाए, फिर सिग्नेचर किसके होंगे, राष्ट्रपति होंगे, तब वो बिल क्या बनेगा, कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। उससे पहले वो बिल का ही रूप रहेगा। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, कितने साधारण विधेयक यह वह प्रारूप होता है जो सदन में विधि निर्माण हेतु प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी विधेयक बिल विधि लॉ का रूप तब धारण करता है जब उसे संसद के दोनों सदनों तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। साधारण विधेयक को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। साधारण विधेयक, एक तो मनी बिल हो गया आपका, एक ऑर्डिनरी सिंपल वाला साधारण वाला। अब साधारण बिल को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, वो देखते हैं कैसे। सरकारी विधेयक, ये विधेयक सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इनका संबंध आम जनता से भी हो सकता है अथवा किसी विशेष वर्ग, संस्था अथवा क्षेत्र से भी हो सकता है। बात समझ नहीं लगी? अब सुनो ध्यान से। मैंने आपको जो प्राइम मिनिस्टर का लेक्चर प्रोवाइड किया था, मैंने आपको मंत्री परिषद समझाया था कि कैबिनेट कैसे बनती है, कैबिनेट में कौन कौन होते हैं, मंत्रिमंडल, कैबिनेट प्लस प्रधानमंत्री को बना के मिला के क्या बन गया, मंत्रिमंडल बनता है। उसमें अगर हम जो अपने राज्य मंत्री, स्वतंत्र राज्य प्रभार वाले जो मंत्री शामिल कर दे, उप मंत्री शामिल कर दे, इन सारों को मिला के क्या बन गया, मंत्री परिषद बन गया। अगर इनमें से कोई, इन मंत्रियों में से कोई
बिल पेश करता है उसे बोलेंगे सरकारी विधेयक। ध्यान से सुनिए, जो लोकसभा में और राज्यसभा में सदस्य हैं उन्हें एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। मंत्री किसे बोलते हैं? जिसे कोई खास मंत्रालय प्रोवाइड किया गया हो, जैसे रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये मंत्री होते हैं, बाकी क्या सदस्य होते हैं। इस चीज को आपने ध्यान रखना। हम क्या समझते हैं कि जिसने वो टोपी पहनी है, सफेद कुर्ता पहना है, काला उसके ऊपर वो जैकेट सा पहना होता है जो मंत्रियों वाला, बस वो मंत्री बन गया। नहीं भाई, बाकी लोग मेंबर रहते हैं। टोटल सीट्स का 15% प्रधानमंत्री को मिलाकर ये लोग क्या बनते हैं? मंत्री बनते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। अब मंत्री जो प्रेजेंट करेगा बिल को, उसे क्या बोलेंगे? सरकारी विधेयक। अब ध्यान से सुनो, कहते ये विधेयक सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इनका संबंध आम जनता से भी हो सकता है अथवा किसी विशेष वर्ग, संस्था अथवा क्षेत्र से भी। गैर सरकारी विधेयक सुनो ध्यान से, ऐसे विधेयक जो मंत्रियों के द्वारा नहीं बल्कि संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाए, गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। ये आम जनता, विशेष वर्ग, संस्था अथवा क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। ध्यान से समझना, मंत्रियों में डिफरेंस क्या है और सदस्य में डिफरेंस क्या है, यहां पे देखो जरा। देखिए, आप देखते हो ये आपकी लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। 500 कितने मेंबर? 43 मेंबर। राज्यसभा कितने मेंबर? 245 मेंबर। इन मेंबरों में से, इनमें से जो मंत्री परिषद बनती है, मंत्री परिषद, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मंत्री परिषद में भी आगे डिवाइडेड है। कैसे? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में कौन होता है? प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे कैबिनेट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाले मंत्रालय प्लस पीएम के साथ मिलकर ये क्या बनाएंगे? कैबिनेट बनाएंगे, मंत्रिमंडल बनाएंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? कैबिनेट जो मिनिस्टर प्लस पीएम को प्लस कर दो, क्या बनेगा आपका? मंत्रिमंडल बनेगा। मंत्रिमंडल सुनो ध्यान से, मंत्रिमंडल, इसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर प्लस आपके पीएम, ये आपका क्या है? मंत्रिमंडल है। अगर आपके राज्य मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट की हेल्प के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जब कैबिनेट मिनिस्टर एब्सेंस होंगे तो स्वतंत्र प्रभार के यही बन जाते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और उप मंत्री, इन सबको मिलाकर, अब इन सबको हम इकट्ठा कर देते हैं, ये वेन डायग्राम बन गई। तो ये क्या बन गया? मंत्री परिषद बन गया। क्या बन गया? मंत्री परिषद बन गया। तो मंत्रिमंडल, अगर इन मंत्रियों में से कोई बिल पेश करेगा, ये है मंत्री खास वाले, इनमें से कोई पेश करेगा, इनको हम मंत्री बोलेंगे, हर एक को मंत्री नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? बाकी सारे मेंबर कहलाएंगे पार्लियामेंट के, एमपी कहलाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। अगर ये मंत्री इनमें से कोई विधेयक पेश करता है उसे बोलते सरकारी विधेयक। और इनके अलावा ये तो 15% ही होंगे टोटल सीटों का। टोटल सीट का कितना होंगे? 15%। बाकी जो रह गए आपके 85%, वो क्या है? एमपी हैं। वो क्या है? एमपी हैं। अब ये एमपी क्या करेंगे? अगर ये कोई बिल पेश करते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो उसे बोलेंगे गैर सरकारी। और ये बिल किसी संस्था से भी, संस्था के लिए भी हो सकते हैं, किसी वर्ग के लिए भी हो सकते हैं,
ठीक है जी, कोई भी इसको मतलब इनमें से भी ये पेश कर सकता है सदस्यों में से। तो आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। अब बात समझ में आ गई होगी सरकारी क्या होते हैं और गैर सरकारी क्या होते हैं। अब सुनो ध्यान से, मैंने एक डिफरेंशिएट भी करवा देती हूँ, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। कहते इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री द्वारा। मंत्री कौन? मंत्री परिषद, जिसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उप मंत्री हैं, ये पूरी मंत्री परिषद में से कोई मेंबर पेश करेगा, उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? सरकारी विधेयक। ठीक है जी, यह सरकार, इधर देख लेते हैं, इसे संसद में मंत्री के अतिरिक्त, मंत्रियों के अलावा कोई अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। क्या बोलते हैं? मंत्रियों के द्वारा, मंत्रियों के अलावा कोई भी मेंबर इसको पेश कर सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यह सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों को प्रदर्शित करता है। मंत्री परिषद किसकी है? रूलिंग पार्टी की है, सत्ताधारी पार्टी की है। उसको प्रदर्शित करता है, उसकी भावना को, उसकी इच्छा को प्रकट करेगा। और जो गैर सरकारी है, यह सार्वजनिक विषयों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रही है? जो ये सरकारी होगा, ये पेश करेंगे विधेयक, तो ये क्या दिखाएगा? सत्ताधारी पार्टी की भावना को, मंतव्य के, उसकी इच्छा को प्रकट करेगा। और जो गैर सरकारी होगा वो विपक्ष की प्रदर्शित करता है इस चीज को। यहां देखते हैं, सदन द्वारा, अगर सदन में इसकी बहस होती है, इसको पेश किया था, 3 बार इसका वाचन होता है, ठीक है जी, अगर कहते हैं सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर ये सरकारी पेश किया हुआ बिल पास नहीं होता तो क्या हो जाएगा? सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ सकता है। और इसमें इसके संसद में पारित होने की कम संभावना होती है। विपक्षी दल के तो वैसे ही आपको पता ही है, कम ही संभावना होती है ना। यहाँ पे 4th पॉइंट देखो, 5th पॉइंट, सदन में प्रस्तुत करने के लिए 7 दिनों की सूचना, 7 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। ठीक है जी, 7 दिन पहले क्या है? सूचना देनी पड़ती है। इधर है, सदन में प्रस्तुत करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह की सूचना देनी आवश्यक है। ये डिफरेंस है। इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। जैसे मान लो रक्षा मंत्रालय संबंधी है, एक स्पेशल संबंधित विभाग का मंत्री पेश करेगा, तो वो क्या करेगा? विधि विभाग से पहले क्या करेगा? परामर्श लेकर इसको तैयार करता है। यहां देखिए, इसको तैयार करना, प्रस्तुत करने वाले सदस्य का क्या होता है? दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सदस्य इसको पेश करने जा रहा है। तो ये डिफरेंस समझ में रखना। आपके कितने तरह के आपके विधेयक बिल कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, सिंपल और मनी बिल। सिंपल के भी आगे 2 पार्ट, कौन कौन से? सरकारी और गैर सरकारी। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। सरकारी कौन पेश करेगा? मंत्री। मंत्री कितने % होते हैं? 15% होते हैं, जिसमें आपका मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद पूरा, जो वेन डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां देखिए कुछ पॉइंट है। कहते साधारण विधेयक को कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे कानून बनता? सुनो ध्यान से। संसद में साधारण विधेयक को पारित करने की विधायी प्रक्रिया निम्नलिखित है। साधारण विधेयक के कानून बनने की विधायी प्रक्रिया कैसे है? पहला स्टेप क्या होगा? विधेयक का प्रारूप, ड्राफ्ट किया जाएगा। पहले इसका क्या होता है? ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, पूरा बनाया जाता है इसको। फिर इसको प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुतिकरण एवं प्रथम वाचन किया जाता है। फिर इसका सेकंड वाचन भी होता है। ठीक है जी। फिर क्या, इसको परवर समिति अथवा संयुक्त परवर समिति को सौंपा जाता है। आपके सेकंड रीडिंग हो गई, उसके बाद इसको कहां सौंप देंगे? परवर समिति को। मैंने आपको सदन की जितनी समितियां होती हैं वो लेक्चर भी कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, छोड़ना मत इसको किसी को भी। आगे देखते हैं, फिर परवर समिति इसके ऊपर रिपोर्ट बनाती है, उस पर सदन में चर्चा होती है।
सदन में क्या होती है, चर्चा होती है यहाँ पर। फिर थर्ड वाचन होता है, पढ़ा जाता है इसको। फिर विधेयक पारित होना, कैसे विधेयक पारित होता है, विधेयक को दूसरे एक सदन में पास हो गया, फिर दूसरे सदन में प्रेजेंट किया जाता है उसको, फिर यही सारे स्टेप वहां पे रिपीट होते हैं, फिर दोनों सदनों में पास हो जाएंगे, फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सिग्नेचर होने चले जाएंगे। ये है प्रोसेस कि कैसे साधारण बिल है ना जो, वो चाहे आप राज्यसभा में पेश कर लो, चाहे लोकसभा में पेश कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जिस मर्जी में पेश कर सकते हो। हाँ, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पहले प्रेजेंट होगा, बाद में जाएगा अप्रूवल के लिए सेकंड नंबर पर। ये कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है, 109 नंबर में, कि धन विधेयक जितना मनी बिल जो होगा वो लोकसभा में ही प्रेजेंट होगा। ये बात कहाँ लिखी है, 109 नंबर आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तैयारी कैसे होती है, एक विधेयक कोई कानून बनने जा रहा है, इसको ना हर नागरिक को जानना चाहिए, हर नागरिक के लिए जरूरी है। कहते संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले अधिकतर विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, इसलिए इनकी तैयारी भी सरकारी स्तर पर की जाती है, मैक्सिमम सरकारी ही होते हैं। संसद में जिस मंत्रालय अथवा विभाग का विधेयक प्रस्तुत किया जाना होता है, उस विभाग का मंत्री विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर विधेयक की रूपरेखा तैयार करता है। मैक्सिमम सरकारी होते हैं, सरकार वो जिस मंत्रालय का मंत्री इसको पेश करने जा रहा है, वो उच्च अधिकारियों से पहले इसका क्या करता है, ड्राफ्ट तैयार करवाता है मिलके, क्या है क्या उसके बारे में सारे। यदि वह विधेयक अन्य मंत्रालयों एवं विभागों से को भी प्रभावित करता है, यानी मान लो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है कोई बिल, ठीक है जी, मान लो कि राजनाथ जी ने कोई बिल पेश करना है, पहले तो अपने उच्च अधिकारियों, अगर उसका इफेक्ट दूसरे मंत्रालयों पे भी पड़ता है तो वो उनका भी साथ लेगा इसको ड्राफ्ट तैयार करने में, ये बात को ध्यान में रखना। कहते हैं यदि वह विधेयक अन्य मंत्रालय एवं विभागों की भी प्रभावित करता है तो इस संबंध में कानून मंत्री अथवा तथा महान्यायवादी से विचार विमर्श किया जाता है, ताकि संवैधानिक समस्याओं एवं त्रुटियों का समाधान किया जा सके। जब मंत्री विधेयक को अंतिम रूप दे देता है तो मंत्री परिषद विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान करती है। ये पूरा मंत्री परिषद मिलकर काम करता है इसके ऊपर, अगर उसका इफेक्ट सारे उस पर पड़ रहा होता है, ठीक है जी, बहुत ध्यान से समझना। कहते हैं यह विधि केवल सरकारी विधेयकों के लिए ही लागू होती है। ये किस पे लागू है, सरकारी विधेयकों पे, सरकारी बिल के ऊपर ही है। बिल को ना कुछ बच्चों को ना मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पाते, बिल को बिजली का बिल ऐसे बिल समझ लेते हैं। ये बिल की बात नहीं हो रही भाई, कानून बनने से पहले जो कच्चा रूप होता है ना उसको बिल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, प्रेजेंट करना, प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन कैसे होता है। कहते हैं अनुच्छेद 160 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन में विधेयक या तो किसी मंत्री द्वारा या फिर किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रेजेंट करने के बारे में कहाँ लिखा है, आर्टिकल 107 में लिखा हुआ है, ये बताना है आपने। फिर आगे है इन विधेयकों के संबंध में 1 महीने की पूर्व सूचना देनी पड़ती है, ठीक है जी। इस सूचना के अंतर्गत विधेयक का उद्देश्य क्या है, आप ये जो बिल पेश करने जा रहे हो, जो भी मंत्री करना चाह रहा है, कोई सदस्य करना चाह रहा है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है इसका, इस पे खर्च कितना होगा, इसका कारण क्या है प्रेजेंट करने का, ये आदि का विवरण देना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। सदन जब अनुमति दे देता है तो विधेयक को प्रस्तुत करने वाला मंत्री अथवा सदस्य विधेयक को शीर्षक को पढ़ने के पश्चात एक संक्षिप्त भाषण देता है। पहले तो वो अपना बिल पढ़ के सुनाएगा कि मैंने ये बनाया है, ये मेरे मंत्रालय की तरफ से ये बनाया है। पहले उसको अनुमति लेनी पड़ती है संसद की तरफ से, वो उसको मिल जाती है, पढ़ के सुनाता है और पढ़ के सुनाने के बाद एक भाषण देता है उसके ऊपर, ठीक है जी। आगे है जिसमें वह विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करता है कि इसने बिल बनाया है, क्यों बनाया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सारे बताएगा। साथ ही विधेयक की प्रतियां, कॉपीज, फोटोकॉपीज अन्य सदस्यों को भी वितरित की जाती है। उस समय पे उस जो ड्राफ्ट तैयार किया होता है ना, उसकी फोटोकॉपी सारे
मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। इस प्रकार विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। इसके पश्चात इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। फर्स्ट रीडिंग को ही प्रेजेंटेशन बोलते हैं। पहली बार प्रेजेंट कैसे किया, कैसे करते हैं? पहले तो वो जो मंत्रालय जिससे संबंधित है वो क्या करता है, 1 महीने पहले सूचना दे देता है, और वो या तो निजी है या फिर दोनों सरकारी है, किसी भी के रूप में है। इसकी सूचना के अंतर्गत विधेयक का उद्देश्य बताना पड़ता है, उसे कारण बताना पड़ता है, कितना खर्च आएगा, क्या बदलाव आएगा इसका, ठीक है जी, सारे उसको विवरण बताना पड़ता है। पार्लियामेंट के अंदर विवरण बता दिया, फिर सदन की अनुमति से सदन जब अनुमति दे देता है तो वह इसे पढ़ के सुनाता है, इसके ऊपर भाषण देता है, इसके मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करता है। समझ रही हो? साथ में क्या है, इसकी फोटोकॉपीज क्या सारे सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। फिर सेकंड रीडिंग आएगी इसके बाद, वो देखते हैं कैसे। प्रोसीजर आफ्टर प्रेजेंटेशन और सेकंड रीडिंग, ये फर्स्ट रीडिंग ही होती है, प्रेजेंटेशन भी होगी और फर्स्ट रीडिंग एक साथ ही होती है, ठीक है जी। सेकंड में क्या होता है, इस चरण में विधेयक पर विस्तृत चर्चा की जाती है। एक विधेयक बिंदुवार जांच की जाती है। बिंदुसार निकल गया मुंह से। कहते हैं इस चरण में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है, मतलब कि डिस्कशन होता है इसके ऊपर। इसमें हर बिंदु की जांच की जाती है, हर पॉइंट पे जांच होती है। इसके पश्चात विधेयक का प्रस्तुतकर्ता सदस्य सदन के समक्ष निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्ताव रख सकता है। मतलब इसके पश्चात विधेयक का प्रस्तुतकर्ता जो इसको प्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर, वो क्या करेगा, सदन के सामने आगे अगली स्लाइड में है, इनमें से एक प्रस्ताव रखेगा भी क्या करना चाहिए। आप ऐसे करो, सेकंड जो प्रोसीजर है इसका सेकंड स्टेप में वो क्या बोलता है, कहते हैं इसके पश्चात विधेयक का प्रस्तुतकर्ता सदस्य सदन के समक्ष निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्ताव रखना है। सेकंड रीडिंग में वो क्या बोलता है कि उसके हर बिंदु पहले चर्चा होगी, फिर उसके ऊपर चर्चा के बाद जो जिसने ये प्रेजेंट किया है वो क्या बोलेगा, ऐसा करो विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दो, ठीक है जी। वो बताया कि मैंने गलत किया कि सही किया है। विधेयक पर जनता की राय ले लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं मैंने गलत लिखा कि सही लिखा। विधेयक को दूसरे सदन की सहमति से संयुक्त प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए, ठीक है जी। एक राज्यसभा की प्रवर समिति और लोकसभा की प्रवर समिति, इन दोनों को सौंप दो इकट्ठे करके, ऐसा कर लो। वो बंदा जो प्रेजेंट कर रहा है वो खुद दलील देगा कि देखो मैंने ऐसा बनाया है। अगर चाहे तो ऐसे करो, प्रवर समिति से पूछ लो, उसको सौंप दो, वो चेक कर ले मैंने कुछ गलत किया है तो, या जनता से करवा ले वोटिंग, या उससे बात कर लो जनता से, जनता की राय ले लो, या फिर दोनों सदनों की क्या करो, प्रवर समिति को ज्वाइंटली सौंप दो इस चीज को। मतलब वो अपना पक्ष देता है कि मैंने सही किया इस चीज में जो लिखा है। सदन केवल उन विधेयकों पर तत्काल कार्यवाही करता है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तत्काल यानी कि इमीडिएटली एक्शन में आ जाएगा अगर वो बहुत इंपॉर्टेंस का होगा तो। विवाद रहित होते हैं, और विवाद जिसमें कोई विवाद ना हो, मतलब कोई विवाद होना नहीं है, ऐसा बिल को देख के पता लग जाता है उनको, जिसमें विवाद नहीं, इसको इमीडिएटली वो कर लेते हैं, डिस्कशन में ला लेते हैं। विधेयक को प्राय संबंधित प्रवर समिति को भेजा जाता है। उस विधेयक से संबंधित जो प्रवर समिति होगी उसके पास इसको भेज दिया जाता है। यदि सदन विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने के लिए सहमत हो तो उसे दूसरे सदन की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। जिस हाउस में पहले वो प्रेजेंट किया गया, फर्स्ट रीडिंग हुई जहां पे उसकी, सेकंड रीडिंग हुई, फिर जिसमें उसका डिस्कशन हुआ, अगर वो सभा उसको पास कर दे तो सेकंड में चला जाएगा। अगर लोकसभा में प्रेजेंट हुआ तो अब यहाँ पे इसको स्वीकृति मिल गई, ठीक है जी, पास हो गया, अगले में भेज दो राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में पहले वो प्रेजेंट हुआ था, वहां से हो गया अप्रूवल, तो इसको लोकसभा में भेज दो, ठीक है जी, ऐसे होता है। आगे देखते हैं। जनता से ये नहीं पूछते, जनता से तो कराते ही नहीं, कुछ नहीं पूछते। कहते प्रवर समिति की रिपोर्ट, जब सेकंड वाचन में उसने कहा कि चाहे आप मेरी रिपोर्ट क्या है प्रवर समिति को सौंप दो, अब प्रवर समिति के पास रिपोर्ट जाएगी उसकी। प्रवर समिति में क्या है, सारे लोग बैठ के उस पर काम करेंगे। देखो ध्यान से, कैसे सुनो ध्यान से।
कहते यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर देता है, यदि सदन जो सदन के मेंबर हैं, सदन क्या कर दे, अप्रूव कर दे भी ठीक है इसको ऐसे करो, आपको पॉइंट्स बताए थे ना, या तो जनता की राय ले लो, या ज्वाइंट प्रवर समिति को सौंप दो, या प्रवर समिति को सौंप दो इस हाउस की, तो मैक्सिमम क्या होता है, सदन क्या बोलता है, इस हाउस की प्रवर समिति को सौंप दो। सौंप दिया जी, मान लिया सौंप दिया। अब क्या होगा आगे, कहते इस समिति के सदस्यों के नाम प्रस्ताव में निश्चित कर दिए जाते हैं। अब इस समिति के जो सदस्य होंगे ना उसमें नाम वो कर देंगे, लिख देंगे। यह ध्यान रखा जाता है कि समिति के सदस्य संबंधित विधेयक के विषय के विशेषज्ञ हों। मतलब जो प्रवर समिति में जो मेंबर होंगे उस विधेयक से संबंधित विशेषज्ञ होना चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए उनको। अगर मान लो उन्होंने हर बिंदु पे जांच करनी है कि इस फला मंत्री ने ये बिल पेश किया है, उसकी जांच करते हैं, देखते हैं इसने सही लिखा है, काट पीट करनी है, कुछ छटनी करनी है, कुछ नया ऐड करना है, कुछ ऐसा सोचेंगे तो उस समिति के अंदर उस बिल से संबंधित विशेषज्ञ होने चाहिए। ऐसा नहीं है मुंह उठा के कोई भी बैठ जाएगा, ठीक है जी। समिति के सदस्य दोनों सदनों से 2:7 के अनुपात में होंगे। मतलब राज्यसभा से अगर 2 मेंबर है तो लोकसभा से 7 होंगे। पता ही आपको मतलब कि क्या है रेशो, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर है, राज्यसभा में कम है। अगर यहाँ पे 4 मेंबर राज्यसभा के 4 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 28 हो जाएंगे। तो ये नहीं रेशो, ये 2:7 चलेगी दोनों सदनों की प्रवर समिति में जो अगर मेंबर बैठते हैं तो, ठीक है जी। ये आगे ध्यान देने वाली बात है। कहते प्रवर समिति का अध्यक्ष सदन के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब इस प्रवर समिति का एक हेड भी बनेगा, कौन नियुक्त करेगा उसको, सदन के अध्यक्ष करेंगे जी। यह समिति विधेयक की प्रत्येक धारा पर गहन अध्ययन करते। अच्छा ये मंत्री ये चाहता है हर बिंदु पे, अच्छा हर बिंदु पे ये जांच करते हैं बारीकी से, प्रत्येक धारा पर गहन विचार करती है, उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी करती है। प्रवर समिति विधेयक के उपबंधों पर विचार करती है परंतु विधेयक के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। हाँ उसमें कुछ संशोधन करने वाली है, थोड़ी बिट काटने वाला है, कुछ डालने वाला है, वो कर लेगा, लेकिन जो मूल उसने जो मेन मुद्दा रखा है ना अपना बिल में उसको चेंज नहीं कर सकती प्रवर समिति। ध्यान में रहेगा आपको। चलो आगे देखते हैं। कहते प्रवर समिति विधेयक की जांच के पश्चात सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। प्रवर समिति ने क्या किया, पहले गहन अध्ययन किया, डीप थोरो रीडिंग कर लिया, कुछ काटना था पीटना संशोधन कर लिया, वो कर लिया, लेकिन मेन उसको मूल को चेंज नहीं कर सकती। अब वो एक रिपोर्ट बना के क्या करेगी, संसद में प्रेजेंट करती है। इस रिपोर्ट पर सभापति के हस्ताक्षर होते हैं। सभापति, ठीक है जी, समझ गए आप, सभापति की इस पे हस्ताक्षर होंगे। प्रतिवेदन या रिपोर्ट सत्र। अब प्रतिवेदन या रिपोर्ट सत्र क्या होता है सुनो ध्यान। प्रवर समिति द्वारा किए गए संशोधनों के साथ अथवा संशोधनों के बिना विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित की जाती है। प्रवर समिति द्वारा किए गए संशोधन मतलब प्रवर समिति ने उसको गहन अध्ययन किया, उसमें कुछ संशोधन किया, फिर उसकी फोटोकॉपी करवा के क्या करेगी, सारे सदस्यों को बांट दिया जाता है। सदस्यों को यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों के द्वारा संशोधित रूप में ही विचार करने के लिए स्वीकार कर लेता है तो उसे विधेयक पर खंडश विचार विमर्श किया जाता है। बहस पूरी होने के पश्चात अध्यक्ष द्वारा विधेयक को प्रत्येक खंड पर क्या है, मतदान करवाया जाता है। इस दौरान जो संशोधन स्वीकृति हो जाते हैं वे विधेयक का अंग बन जाते हैं। अब वो सारे खंड बने, जितने भी उसके अंदर पार्ट्स है, खंड मतलब भाग, उस विधेयक के जितने भी भाग हैं उस पर क्या होती है, बहस होती है, और हर पॉइंट पे हर खंड के ऊपर वोटिंग कराते हैं। अब जिस अगर फेवर में जितने हो तो उस खंड को तो रख लेते हैं, अब जिस खंड के बारे में जिस पार्ट के बारे में अगेंस्ट में चले जाते हैं उसको हटा दिया जाता है। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान में रखना। अगर फिर क्या होता है, मतदान करवाया जाता है। इस दौरान जो संशोधन स्वीकृत हो जाते हैं वे विधेयक का क्या बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं, विधेयक का क्या बन जाएंगे,
पार्ट बन जाएगा। तो आपके लिए एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे है कि संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो उसके ऊपर रिपोर्ट कौन सी समिति बनाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, परवर समिति। ठीक है जी, याद रखना। आगे थर्ड, अब ये हो गया इसका थर्ड वाचन देखते हैं। थर्ड वाचन क्या होता है? थर्ड रीडिंग कैसे होती है? कहते हैं यह विधेयक की किसी एक सदन में अंतिम अवस्था होती है। पहले प्रेजेंट किया, रीडिंग की, फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या किया? परवर समिति के पास चला गया, उसको रिपोर्ट में, थर्ड में, और उसके बाद उसने जांच की, रिपोर्ट तैयार किया। थर्ड वाचन है, ये एक हाउस का एंडिंग पॉइंट है। एक हाउस में उस विधेयक के ऊपर लास्ट क्या है उसके ऊपर चर्चा होगी और फिर उसको अगले सदन में भेज दिया जाएगा। देखते हैं कैसे। कहते हैं यह विधेयक की किसी एक सदन में अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में विधेयक के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा होती है और भाषा की अशुद्धियों को दूर करना, ठीक है जी, अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ साधारण संशोधन कर दिए जाते हैं। इसके पश्चात संपूर्ण विधेयक पर मतदान होता है, पूरे विधेयक के ऊपर। इस अवस्था में प्राय विधेयक पारित हो जाता है। एक सदन में पारित होने के पश्चात विधेयक को दूसरे सदन में क्या है, भेज दिया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब दूसरे सदन में चला गया। एक सदन का प्रोसीजर आपने समझ लिया, अब दूसरे हाउस में चला गया। कहते दूसरे सदन में विधेयक, दूसरे सदन में भी विधेयक पहले सदन के समान उपयुक्त चरणों से गुजरता है। ऐसे ही सेम स्टेप से गुजरना पड़ेगा उसे। दूसरा सदन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित विकल्प अपना सकता है। वे सामान्यतः विधेयक को पारित कर दे, या तो उसको पारित ही कर दे, भी पास होके आया है। विधेयक को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उसके हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाए। एक तो ये विकल्प अपनाएगा, ऑप्शन अपनाएगा कि उस हाउस से पास होके आया है, मैंने रीडिंग कर ली है, मैं साइन करता हूं, अब राष्ट्रपति के पास भेजो सिग्नेचर के लिए। या फिर वह विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर दे, काटा ही मार दे कि हमें तो नहीं पसंद। ठीक है जी, ऐसा कर दे। ऐसे संशोधनों प्रस्तावित करे जो पहले सदन को स्वीकार्य ना हो, या फिर उसमें वो अमेंडमेंट ऐसी सी बातें बता दे कि इसमें ये बातों को अमेंडमेंट करो। अब वो जहां से पास होके आया उनको पसंद ना आए, हो सकता है भाई ऐसा भी। विधेयक के संबंध में 6 मास तक कोई निर्णय ना ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा, मान लो कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा के पास भेजा, अब राज्यसभा ने 6 महीने तक उसको क्या है, कोई निर्णय नहीं दिया, ना हाँ बोला ना बोला, कुछ बताया ही नहीं। उपयुक्त तीनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति समाधान स्वरूप अनुच्छेद 108 का इस्तेमाल करेगा। अब क्या करेगा, ना उसने रिपोर्ट दी 6 महीने तक, ये अगर अपना, और ना ही उसने क्या किया, संशोधन के लिए बोल दिया। अब पहला सदन मानने को तैयार नहीं है, या उसको चुपचाप उसने साइन करके भेज दिया। अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है, ऐसे दोनों सदनों के मेंबर्स का ऐसा कुछ होता है, तो राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है 108 आर्टिकल के तहत, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर करता है। और इसमें होगा क्या, क्या होगा बताओ, सत्तारूढ़ दल जो लोकसभा का दल है उसके मेंबर ज्यादा होते हैं और पास हो जाता है आराम से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 108(1) के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और विधेयक के संबंध में उत्पन्न गतिरोध को दूर कर विधेयक को पारित होने का मार्ग प्रस्तुत करता है। मतलब ये गाइड करता है उनको, भी ऐसे करो, पास करते हैं, कैसे करना है इस चीज को देखते हैं, मतलब उस बात को आगे लेके जाते हैं, कोई समाधान ढूंढते हैं, उसका हल करते हैं। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति, दोनों सदनों में पास हो गया। किसी विधेयक को चाहे उसे संसद के दोनों सदन अलग अलग पारित करें या अपनी संयुक्त बैठक में उसे कानून का रूप धारण करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के हेतु प्रस्तुत करना पड़ता है। या तो उन्होंने अलग अलग पास कर लिए हों तो भी वो राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए जाएगा, या दोनों में विवाद था, ज्वाइंट मीटिंग बुला ली, तब भी एंड में राष्ट्रपति की सिग्नेचर चाहिए। समझ रहे हो, राष्ट्रपति इस संबंध में सामान्यतः अपनी अनुमति प्रदान कर देता है, परंतु फिर भी कुछ स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे वह विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है।
आपको बताया था ना कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है, या तो वो क्या मना कर दे, ऐसी स्थिति में विधेयक को समाप्त हो जाता है। मना कर दिया, समाप्त हो गया। राष्ट्रपति वाला अपना वीडियो देखना, बहुत डिटेल में कराया, बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको। या फिर वो ऐसा कर सकता है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, कि दोबारा रीडिंग करो, दोबारा पढ़ो इसको। जब संसद पुनः विचार के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए पुनः प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर उसने दोबारा, राष्ट्रपति ने क्या रीडिंग के लिए भेज दिया, भी आप ऐसे करो, दोबारा इस पर जांच करो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ लिया जी दोनों हाउस ने, फिर वापस फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति क्या कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, उस टाइम पे बाध्य हो जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात साधारण विधेयक कानून विधि बन जाता है, अर्थात अधिनियम एक्ट बन जाता है। एक बात याद रखना, कोई भी जो एक्ट है उसका जो कच्चा रूप होता है, जब तक वो सदन में घूम रहा है, दोनों सदनों में घूम रहा है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हुए, उसे बिल बोलते हैं। और पारित होने के बाद उसे क्या बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं। और ये संसद के दोनों सदनों में किसी में पेश किया जा सकता है। सरकारी और गैर सरकारी क्या होता है डिटेल में मैंने समझाया, भूलना मत इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मनी बिल के बारे में पढ़ लेते हैं। मनी बिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारणतः सार्वजनिक आय व्यय से संबंधित, साधारण लोगों की आय व्यय से, सीधी आय से, इनकम से, खर्च से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, बताओ जरा, कौन करता है, आप इन्हें कमेंट करके बताना है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित विषय शामिल किए गए हैं। किसी को कर लगाना, समाप्त कर को समाप्त करना, उसमें परिवर्तन करना अथवा करों को क्या है, रेगुलेशन करना। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या इससे संबंधित कानूनों में संशोधन करना। भारत की संचित निधि से संबंधित कंसोलिडेट फंड से या आकस्मिक कंटीजेंसी फंड से अभिरक्षा अथवा ऐसे किसी निधि में धन जमा कराना अथवा उस निधि से धन निकालना। कंटीजेंसी फंड से या कंसोलिडेट फंड से धन निकालना है या उसमें डालना है, आपने कोई ब्याज पे पैसे लेने हैं सरकार ने, है ना, और या किसी ऐसा कोई कर चल रहा है उसमें कोई चेंजेस करने हैं, कर को समाप्त करना है, ऐसी बातों को क्या बोलते हैं, धन विधेयक कहते हैं। ऐसे के मसले क्या है, धन विधेयक होते हैं। और ये सीधे सीधे कहाँ पे, लोकसभा में प्रेजेंट होते हैं। कहते हैं किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना, मतलब ऐसा कोई खर्चा जो कहां से होता हो, भारत की संचित निधि से होता हो, इसकी चर्चा, मतलब इसमें पैसे, उसके पैसे बढ़ाए जाए, उसके पैसे कम किए जाए, ये बात कहाँ पे होगी, आपकी मनी बिल में आएगी। ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना, ठीक है। संघ अथवा राज्य की लेखाओं, अकाउंट्स का लेखा परीक्षण करना। यदि इस संबंध में कोई विवाद अथवा प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक अथवा है या नहीं, तो इस संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, अब इतने पॉइंट बता दिया आपको। अब इसका डिसीजन कौन लेगा भी धन बिल से संबंधित बात है या नहीं है, कौन, लोकसभा का स्पीकर। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपका आंसर मिल गया। इस संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियां भी सीमित हैं। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, सीमित है। जो मनी बिल के ऊपर वो साइन आराम से कर देता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उसे को करना ही पड़ता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति सामान्य विधेयकों की भांति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सामान्य बिल, ऑर्डिनरी बिल को क्या कर देगा, वो दोबारा जांच कर लो जी, जवाब ना दे सके, ऐसा भी हो सकता है, पॉकेट वीटो यूज कर ले। लेकिन जो मनी बिल होगा उस पे राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ता है, वो दोबारा लौटाता नहीं है। अच्छा, कोई एक साधारण बिल को राष्ट्रपति कितने दिनों के लिए अपने पास बिना सिग्नेचर के लिए रख सकता है, कितने टाइम के लिए? एक तो ये क्वेश्चन का आंसर दो। और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि मान लो एक हाउस ने साधारण बिल पास कर दिया,
तो दूसरा हाउस उसे कितने टाइम के लिए अपने पास रखता है और कितने टाइम तक उसने अगर पास नहीं किया तो वो अपने आप पास हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर कमेंट करना। आगे देखते हैं, हो गया इस संबंध में तो राष्ट्रपति की शक्ति लौटा नहीं सकता। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। कहां लिखा है? आर्टिकल 109 में, आर्टिकल 109 के अंदर ये बात लिखी है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। पूर्व सोचना आवश्यक है राष्ट्रपति की, ये क्वेश्चन भी आता है भाई। लोकसभा अध्यक्ष ही यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हमारे लिए कि लोकसभा जो बिल है, मनी बिल, वो किस हाउस में पेश किया जाएगा? लोकसभा में पेश किया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? 109 के तहत किया जाएगा। और किसकी पूर्व सूचना पे पेश किया जाएगा? राष्ट्रपति की सूचना पे पेश किया जाएगा। और कोई बिल धन बिल है, मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का स्पीकर लेगा। तीनों ही क्वेश्चन बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा से पारित होने पर इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। कहते हैं अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा से यह अपेक्षा की जाती है कि विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर वह अपनी 9 सिफारिशों सहित कोई यदि कोई हो तो उस विधेयक को क्या करें? लोकसभा में लौटा दें 14 दिनों के अंदर अंदर। अगर 14 दिनों तक ना किया तो क्या करेंगे? पास समझेंगे उसको। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। 14 दिन के से अंदर अंदर उसको अपने कोई संशोधन के लिए कुछ बात कहनी तो वो कह सकता है। अगर 14 दिन तक उसने अप्रूवल नहीं दी तो अपने आप, और राज्यसभा को ये पास करना ही होता है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन भी नहीं कर सकते, ये भी सुन लो। यह राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में कोई संशोधन प्रस्तावित करती है तो लोकसभा उस संशोधन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मान लो राज्यसभा ने कोई संशोधन के लिए बोल दिया लोकसभा को भी मनी बिल में ये अमेंडमेंट करो, तो जरूरी नहीं है लोकसभा माने ही माने, उसको ना माने चल जाएगा। यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर लोकसभा को धन विधेयक नहीं लौटाती तो वह धन विधेयक अपने आप पारित मान लिया जाएगा। ठीक है जी। कोई धन विधेयक संसद की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता। आपको बताया था ना, साधारण बिल दोनों की प्रवर समिति में आपको सौंप सकते हैं, तो यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। विनियोग जो विधेयक है उसके बारे में सुनो। विनियोग विधेयक क्या होता है? कहते हैं अनुच्छेद 114 के अनुसार लोकसभा में प्रस्तुत अनुदानों की मांग, लोकसभा में जो ग्रांट्स की डिमांड की जाती, ग्रांट्स और संचित निधि पर भरित व्यय हेतु धन प्राप्त करने के लिए, और भी भारत के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा लेना है, उससे संबंधित उन बिलों को क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि विनियोग विधेयक के बिना भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। अब आपको ये बोलोगे मैडम ये तो हमें पढ़ा ही नहीं होता, पता ही नहीं था हमें कभी, है ना। तो विनियोग भी एक किस्म का क्या है? बिल है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी लोकसभा में होता है। किससे रिलेटेड है? जो भारत की कंसोलिडेटेड फंड है वहां से जो संबंधित पैसा निकालना है, उस पर होने वाले, उसमें से जो पैसे, उसके ऊपर जो खर्च भारत सरकार करती है उससे संबंधित होता है। ठीक है जी। विनियोग विधेयक भी धन विधेयक की तरह पारित किया जाता है। इसमें एक शर्त यह भी है कि इसमें किसी भी सदन में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाता। इसमें कोई प्रस्ताव यानी संशोधन का प्रस्ताव नहीं होता, पर इतना ध्यान रखो भी ये भी होता है और 114 के अनुसार होता है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।